नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 9 के पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति के आगे का अध्ययन करेंगे, जिसमें 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की कैसी स्थिति थी, इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शान और शौकत बनाए रखने के लिए की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे वहाँ की मुद्रा थी का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार ने कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफ़ी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एसेट्स में बटा था और केवल तीसरे एसेट्स के लोग यानी जनसाधारण ही कर अदा करते थे। इसमें आप इस वर्गीकरण में देख सकते हैं कि प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर इत्यादि थे। तो ये फ्रांस के समाज का वर्गीकरण किया गया है। इसमें भी यानी तीसरे एस्टेट के लोग ही केवल कर अदा करते थे, बाकी लोगों को कर अदा करने से छूट दी गई थी। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। चित्र में फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे, यानी कुलीन वर्ग में, पादरी वर्ग में अगर उसने जन्म ले लिया तो उसको विशेष स्पेशल अधिकार ही प्राप्त हो जाते थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्यों को दिए जाने वाले करों से छूट, यानी केवल तृतीय वर्ग ही, तृतीय स्टेट को ही कर अदा करने पड़ते थे और प्रथम और द्वितीय स्टेट को इसमें करों में छूट थी। तो इस एक तरह से जन्मना अधिकार प्राप्त हो गया। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। इसमें नए शब्द आए गए लिवरे, फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। एस्टेट, क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। टाइद एक प्रकार का चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। और टाइल सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर। तो चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद यानी धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को राज्य को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल यानी प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी।
इसमें इस चित्र में मकड़ा और मक्खी यानी एक अनाम उत्कीर्ण चित्र बताया गया, जिसमें कुलीन वर्ग के लोगों द्वारा एक तृतीय स्टेट के लोगों को किस प्रकार से इनके हक को छीना जाता था, अधिकारों को छीना जाता था। अब जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे में जीविका संकट यानी प्राचीन तंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। तो जीविका संकट यानी ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। अनाम, जिसका नाम मालूम नहीं हो, और जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता था, यानी करों की अधिकता हो जाती थी और व्यक्ति के पास कमाई के साधन नहीं होते थे, यानी जीवन जीने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ जाना। तो इसमें एक जीविका संकट का चक्र बताया गया कि फसल का खराब होना, अब गरीब गुरबा पावरोटी नहीं प्राप्त कर पाएंगे और महामारियाँ बीमारियाँ आदि होगी। तो इस तरह का जीविका संकट पैदा होता था। उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने और अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूह ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे मध्यम वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा या वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति को सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्र, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की है परिकल्पना जॉन लॉक और जियो-जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेश ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के इस विचारों पर काफ़ी हाउसों व सैलून की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई 16वें द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। अब इसमें प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का
वृत्तांत दिया गया है, जिसमें आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डाल्टन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को पत्र लिखा है, जिसमें प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था। उसने कहा, और वहाँ मुझे कुछ महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं न तो जन्मजात कुलीन था और न ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक शू यानी फ्रांसीसी पैसा तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए गए। आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज़ ने सन 1787 से 89 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी यह टिप्पणी दिलचस्प है, सेवा टहल में लगे और अपने गुलामों, खास तौर पर उसके साथ बुरा व्यवहार करने वालों का पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति में बिल्कुल भिन्न होती, जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और इससे बेहतर बर्ताव करता, जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए बोझ उठाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। तो यहाँ पर यह कथा उस समय फ्रांस के गुलामों की बताई गई है और मध्यम वर्ग, जो पढ़ा लिखा मध्य वर्ग था, उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो 1789 में फ्रांस की क्रांति किस प्रकार शुरू हुई, किस तरह लुई 16वें के अत्याचारों से जनता दुखी हो चुकी थी। तो पिछले भाग में हम देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वें ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से नहीं कर लगा सकते थे। इसके लिए उसे एस्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के लिए अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी, जिसमें तीनों एस्टेट अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी, यानी एस्टेट जनरल की स्थापना जरूर कर दी गई थी, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार से तीनों एस्टेट का कोई निर्णय नहीं लिया जाता था। अंतिम निर्णय शासक का ही होता था, यानी उस समय जो लुई 16वां था वही निर्णय लेता था। तो 1614 में बैठक बुलाई गई थी, उसके बाद किसी कोई बैठक का आयोजन ही नहीं किया गया था। तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां आप देख सकते हैं कि 1774 में लुई 16वें में फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। 1789 में एस्टेट जनरल का आह्वान तृतीय एस्टेट जनरल नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्तिल पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह। 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने तथा सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792 से 93 में फ्रांस गणराज्य बनता है और सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन और 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार होती है। तो फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेज़बानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 330 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधि
इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वें ने इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। यानी तीसरे एस्टेट की मांग थी कि सभी प्रतिनिधियों को वोट देने का अधिकार था, लेकिन सम्राट ने इसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके विरोध में तीसरे एस्टेट के जितने भी प्रतिनिधि थे वो सभा से बाहर चले गए। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिये ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की ज़रूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबेसिये मूलतः पादरी था और उसने तीसरा एस्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका का पैम्फलेट लिखी। तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधि मध्य में एक मेज़ पर खड़े असेंबली अध्यक्ष बेली की ओर हाथ उठाकर शपथ लेते हैं। क्या आप मानते हैं कि उस समय बेली निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर पीठ करके खड़ा रहा होगा? बेली को इस तरह दर्शाने वाले यानी चित्र 5 में पीछे डेविड का क्या इरादा प्रतीत होता है? इसमें जिस वक्त क्रियाकलाप दिया गया कि जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यक्ति पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतज़ार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया, यानी उसको ख़त्म कर दिया। इसमें हम देख सकते हैं कि चित्रपात में टेनिस कोर्ट में शपथ। तो टेनिस कोर्ट की शपथ के बारे में पूछा जा सकता है कि तीसरी असेंबली यानी तीनों ही असेंबलियाँ जब सभागृह में उपस्थित थी तो तीसरे एस्टेट ने तीनों ही वर्गों के एक एक मत के अलावा सभी सदस्यों का पर्सनल वोट देने के लिए उसने प्रस्ताव रखा, लेकिन शासक ने इनका प्रस्ताव नहीं माना। इसलिए वह तीसरे असेंबली के प्रतिनिधि सब उठकर बाहर टेनिस कोर्ट में एकत्रित हो गई थी। इसमें दिया गया कि एक विशाल पेंटिंग के जॉक लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। अब एक मानचित्र और दिया गया है जिसमें भय की लहर का प्रसार किया बताया गया कि मानचित्र में पता चलता है कि किस तरह किसानों के जत्थे एक जगह से दूसरी जगह फैलते गए। देहाती इलाकों में गांव-गांव ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिक ने भाड़ों पर लठेतों या लुटेरों के लिए गिरोह बुला लिए हैं जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंततः असेंबली
नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह मान भी लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति को सरकार के हाथों में आ गई। अब इतना हमने पढ़ लिया। अब आगे अगले में हम फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र बन गया, इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।